नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के बॉटनी पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पादपों में आकारिकी विविधता अर्थात मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पादपों में आकारिकी विविधता, आकारिकी जिसको कि हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, यह मॉर्फोलॉजी वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है मॉर्फोज, इसका मतलब होता है आकारिकी अर्थात एक्साइज से मतलब है, और दूसरा है लोगोस यानी स्टडी करना अर्थात पौधों की बाह्य संरचना, उनके आकार के बारे में अध्ययन करना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी अर्थात आकारिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों की बाह्य आकृति एवं संरचना का वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, जिसे हम आकारिकी कहते हैं। जब हमारा आकारिकी से मतलब होता है तो इसका अर्थ यह है कि हम पौधे के सिर्फ बाह्य स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम यही आंतरिक आकारिकी के बारे में बात करेंगे तो हम इसे एनाटॉमी कहेंगे। अब आकारिकी विविधता की बात करते थे तो हम आवृतबीजियों के अंदर उनके आकार में बहुत विविधता देखने को मिलती है। जैसा कि हम अपने चारों ओर देखते हैं कि हमें विभिन्न आकार के अलग अलग तरह के पौधे देखने को मिलते हैं, जो कि न सिर्फ अपनी साइज में बल्कि उनके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न कायिक अंगों के अंदर भी हमें है जो उनकी संरचना, उनके आकार में विविधता देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी पादप के अंतर्गत कौन कौन से भाग होते हैं। जब हम एक प्रारूपिक आवृतबीजी पादप की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत एक आपको मुख्य अक्ष देखने को मिलती है। मुख्य अक्ष दो भागों में बंटा होता है। जो एरियल पार्ट होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, और जो आपका अंडरग्राउंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। जो आपका शूट सिस्टम है, पर्णो तंत्र है, उसके अंतर्गत हमें पौधे के कायिक भाग अर्थात आपको मुख्य तना के साथ ही साथ आपको शाखाओं के अलावा आपको उन पर उपस्थित पत्तियां, कलिकाएं और पुष्प इत्यादि देखने को मिलते हैं। वहीं जब आप मूल तंत्र की बात करते हो तो इसके अंतर्गत आपको मुख्य जड़ और उसके साथ साथ उसकी ब्रांचेज देखने को मिलती है। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पौधे के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न भाग दो प्रकार के होते हैं। एक तो है जो कायिक अंग है और दूसरे जनन अंग। कायिक अंग जैसे जड़, तना और पर्ण, ये सारे तो कायिक अंग कहलाते हैं। और दूसरी है जनन अंग। जनन अंगों के अंतर्गत पुष्प, फल एवं बीज आते हैं। अब हम देखते हैं कि आवृतबीजी में विविधता किस प्रकार से पाई जाती है और इन विविधताओं का हम किन किन पहलुओं के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आमाप में विविधता यानी वेरिएशन इन साइज। दूसरा है जीवन काल में विविधता, उनके लाइफ स्पान एंड लॉन्गेटिविटी में कितनी उनकी वेरिएशंस है। और आवास में विविधता, और अंतिम है वो स्वभाव में विविधता। अब हम सबसे पहले आमाप में विविधता की बात करते हैं। तो यहाँ आकार से मतलब है, तो आकार की जब बात करते हैं तो हमें आवृतबीजी में बहुत सारा वेरिएशंस देखने को मिलता है, छोटे से छोटा पौधे से लेकर के विशालकाय वृक्ष तक। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सबसे छोटा पादप आवृतबीजी में कौन सा है। तो यहाँ पर जो आप अंगुलियों पर बिंदुनुमा संरचना देख रहे हैं, ये
ऐसा कुछ भी नहीं है कि शैवाल वगैरह है, बल्कि ये एक एंजियोस्पर्म पादप है, ठीक है, जो बहुत ही छोटा है। और अपन पहले ही कह चुके हैं कि आवर्तबीजी में सबसे छोटा पादप है और इसकी साइज बहुत ही कम, यानी 0.1 से लेकर के 1.0 मिलीमीटर तक होती है। और ये पादप है वोल्फिया, जो एक जलोदभिद पादप है। इसके बाद हम बात करते हैं, जब छोटे की बात हुई, अब बात करते हैं सबसे बड़ा पादप। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये आवर्तबीजियों के अंदर सबसे बड़े पादप की इमेज है। ये सारे जो फोटोग्राफ देख रहे हैं एक ही पौधे की है, सॉरी एक ही प्रकार के पौधे की अलग अलग जगह से ली गई है। ये इमेज है आपके यूकैलिप्टस रिगेंस की, जो कि बहुत ही ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये भी आप एक पौधा देख रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे आपको प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको एक हाइट स्केल दे रखी है, उसके साथ ही साथ सामने आपको यूकैलिप्टस रिगेंस का एक प्लांट दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर से ज़्यादा ही होती है। और जो यहाँ पर हमने देखा है कि इसकी यूकैलिप्टस रिगेंस जो दिखा रखा है 114 मीटर तक की ऊंचाई तक मापा गया है। लेकिन हम अगर मोटे तौर पे बात करें तो अधिक संख्या में, यानी अधिकतर जो वंश होते हैं ऊंचाई वाले, वो हमें आवर्तबीजियों की तुलना में अनावर्तबीजी पादप समूह में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम देखो एक अनावर्तबीजी पादप को देख रहे हैं, जो ऊंचाई में लगभग यूकैलिप्टस रिगेंस के आसपास ही है और इसका नाम है सिकोया सेम्परवाइरेंस और लगभग इसकी ऊंचाई 112 मीटर के करीब है। तो जो पहले हमने देखा यूकैलिप्टस रिगेंस, वो तो है एंजियोस्पर्म, जबकि ये क्या है, जिम्नोस्पर्म। अब हम बात करते हैं कि सघनता एवं क्षेत्रफल की बात करें तो एक वृक्ष कितना घना हो सकता है और वो कितने भूभाग पर फैला हो सकता है, उसका एरिया कितना हो सकता है। अगर इसकी बात करें तो आप ये एक शानदार इमेज देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको एक जंगल नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जंगल नहीं है, बल्कि ये एक ही वृक्ष है। और ये वृक्ष है भारतीय वनस्पति उद्यान संस्थान शिवपुर, कोलकाता स्थित हमारे एक प्राचीन उद्यान का है, जिसके अंतर्गत इसकी शोभा बढ़ाने वाला एक वृक्ष है, वो है फाइकस बेंगालेंसिस, जो कि मोरेसी कुल का पादप है। ये अकेला वृक्ष अपने आप में एक पूर्ण जंगल की अनुभूति दिलाता है। यहाँ पर जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि ये जो फाइकस बेंगालेंसिस जो भी अपन ने देखा था कि विशाल वृक्ष है, ये इतना वृक्ष विशाल कैसे हो गया है? इसका कारण ये है कि इसकी जो मुख्य शाखाएं जो आप देख रहे हो, ये आगे से आगे जैसे जैसे वृद्धि करती रहती है और इसके एक निश्चित दूरी पर अलग अलग जगह से अपस्थानिक शाखाएं नीचे की तरफ निकलती रहती है। ये शाखाएं जमीन की ओर वृद्धि करते हुए और अंत में जमीन के अंदर फंस जाती है और बाद में ये अपने गर्थ में, अपने डायमीटर में वृद्धि कर एक मुख्य तना के समान दिखाई देती है, जिसको अपना स्तंभ कहते हैं। और वास्तव में ये क्या होती है, प्रोप रूट्स होती है। अब ज्यों ज्यों ये मुख्य शाखा आगे बढ़ती रहेगी, त्यों त्यों जगह जगह से इसमें से प्रोप रूट्स निकलती रहेगी और ये प्रोप रूट्स मोटी होकर के इसको है जो एक खंभे नुमा सहारा प्रदान करती है।
और इस प्रकार से एक वृक्ष चारों ओर फैलता हुआ कई भूभाग को घेर लेता है। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं लगभग 270 साल से अधिक आयु का है और इसमें ये सहारा प्रदान करने वाले पिलर जो है आप देख रहे हैं प्रॉप रोड्स है, लगभग 4000 के करीब है। अभी हाल ही में 1 मई 2020 को आए चक्रवाती तूफान अम्फान ने इस वृक्ष को बहुत क्षति पहुंचाई है, जिसके फलस्वरूप अब इसका है जो काफ़ी एरिया डैमेज हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कुछ इस गार्डन के बारे में सूचनाएं लिखी हुई है, लेकिन हालांकि ये 2005 का नोटिस बोर्ड है। अब हम देखते हैं जीवन काल में विविधता कि पौधों में जीवन काल के आधार पर किन किन श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। पहला है अल्पजीवी पादप, जैसा कि नाम से विदित है कि इनका जीवन काल बहुत ही अल्प समय का, अर्थात कुछ सप्ताह से लेकर के 1 या 2 महीने तक। ये जो पौधे होते हैं ये जैसे मोलुगुस रुबियाना और एरिडोप्सिस अपना जीवन काल एक ही ग्रोइंग सीजन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, वो भी एक ही ग्रोइंग सीजन के अंदर, वो भी प्रतिकूल परिस्थितियों के आगमन से पूर्व, अर्थात बहुत ही अल्प समय में अपने जीवन काल को पूर्ण कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि ये पौधे हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते ही नहीं है, उससे पहले ही अपनी है जो लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर देते हैं। सेकंड है 1 वर्षीय पादप। ठीक है, जैसा कि नाम से कंप्लीट क्लियर है कि ये जो पौधे होते हैं ये पौधे एक ही ग्रोइंग सीजन के अंतर्गत अपनी लाइफ साइकिल को पूर्ण कर देते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं तो ओराइजा सटाइवा, जियामेज एंड पेनिसिटम ग्लोकम इस प्रकार के पौधे हैं जो एक ही ग्रोइंग सीजन के अंदर अपनी कायिक वृद्धि और फ्लोरिंग, फ्रूटिंग और सीड फॉर्मेशन की क्रिया को संपन्न कर लेते हैं। नेक्स्ट है द्विवर्षीय पादप। जैसा कि नाम से विदित है कि ये जो पादप है डॉकस कैरोटा, रेफेनस सटाइवस, बीटा वल्गेरिस एंड मेनी मोर, ये पादप एक ग्रोइंग सीजन के अंतर्गत कायिक वृद्धि करते हैं, जबकि नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन के अंतर्गत ये फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन का कार्य करते हैं। बहुवर्षीय पादप, जैसा कि नाम से विदित है कि ये पादप मतलब कई सालों तक अपनी लाइफ साइकिल चलाते हैं, अर्थात इनकी जो आयु होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इनमें जो ग्रोइंग सीजन है वो इनकी ताउम्र इनके साथ चलता रहता है। और जो दूसरा जो है इनका फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, ये अंतर्गत इसके अंतर्गत इन पौधों के अंतर्गत एक निश्चित इंटरवल पर अर्थात निश्चित ऋतु के अंतर्गत संपन्न होता रहता है। उदाहरण के रूप में बात करते हैं तो आम और ये शानदार जो आप नज़ारा देख रहे हैं गुलमोहर और हमारे मध्य प्रदेश का झाड़ी कैपेरिस डेसिडुआ। अब हम देखते हैं कि जो बहुवर्षीय पादप है वो अपने पुष्पन अर्थात फ्लोरिंग के आधार पर 2 प्रकार की कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है सकृत फली, दूसरा है बहुकृत फली। सकृत फली यानी ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फ्लोवरिंग को संपन्न करते हैं। वहीं बहुकृत फली, जैसा कि नाम से विदित है कि इनके जीवन काल में पुष्पन की क्रिया एक निश्चित ऋतु में बार बार संपन्न होती रहती है। सकृत फली का हम अगर उदाहरण की बात करें तो हमें अगेव एवं म्यूसा देखने को मिलते हैं। वहीं बहुकृत फली की बात करो तो जाना माना परिचित उदाहरण आम और सिट्रस। धन्यवाद।